तो वेलकम 12th क्लास। स्वागत है आपका। आज के टॉपिक राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 नंबर में कई बार आया हुआ है। और इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है भाषा को लेकर राजनीतिक विवाद, कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंग्वेज, कि भाषा के आधार पे जो राज्य बनाने की मांग उठी थी वो कैसे जोर पकड़ती है और किस प्रकार भाषा के आधार पे फिर राज्यों का निर्माण हुआ। तो जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। देखो, एक बड़े राष्ट्र को, बड़े देश को, बिग नेशन को, जिसका एरिया, भाग, भूभाग बड़ा हो, उसको राजनीतिक इकाइयां, पॉलिटिकल यूनिट्स में बांटना या डिवाइड करना कोई नई बात नहीं है। ये बहुत पुराना तरीका है। होता क्या है कि प्रशासन चलाने के लिए, शासन और प्रशासन, रूल और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए बड़े क्षेत्र को कुछ इकाइयों में, यूनिट में बांट दिया जाता है। ऐसा किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी या प्रशासनिक सुविधा के लिए। जब कभी भी किसी बड़े भूभाग को, प्रदेश को प्रांतों में, राज्यों में, राजनीतिक इकाइयों में बांटा जाता है तो ऐसा किया जाता है प्रशासनिक सुविधा, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी के लिए। अंग्रेजों के वक्त में भी ऐसा हुआ था। अंग्रेजों ने भी भारत को प्रांतों में बांट रखा था। ब्रिटिश भारत प्रांत, प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा था। लेकिन अंग्रेज यहां पे चाल खेलते थे। उन्होंने भारत को प्रांतों में बांटा था, डिवाइड किया था प्रोविंसेस में। किस हिसाब से? अपनी राजनीतिक फायदे के हिसाब से, पॉलिटिकल बेनिफिट। वो अंग्रेजों का यह सोचना था इस तरह से भारत को बांट दो ताकि उनका राज लंबे से लंबा चलता रहे और भारत पूरी जिंदगी, जब तक दुनिया है तब तक उनका गुलाम बना रहे। बांटा अंग्रेजों ने भी था, लेकिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। लेकिन असल में बड़े क्षेत्र को, बड़े एरिया को, बड़े भूभाग को डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी या यूं कह लो प्रशासनिक सुविधा के लिए राजनीतिक इकाइयों में बांटा जाता है। तो यह है आपका इस टॉपिक का बैकग्राउंड। अब चलते हैं इस टॉपिक में आगे। तो अब हम आते हैं भाषा के आधार पर राज्यों की मांग, डिमांड ऑफ स्टेट्स या स्टेट डिमांड्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग कैसे उठती है? भाषा के आधार पर राज्य की मांग या राज्यों की मांग सबसे पहले कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, बहुत अच्छी तरह याद रखना ये बात, कांग्रेस नागपुर सेशन। 1 नंबर में 25 बार ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो इसको भूलना मत। नागपुर अधिवेशन, और हमेशा ये पूछा जाएगा कब और कहां, 1920 में उठी या राइज हुई। भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करने की जो मांग है, पहली बार कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, नागपुर सेशन 1920 में उठती है, राइज होती है। लेकिन तब इसे अव्यावहारिक, अनप्रैक्टिकल मानते हुए कि ये प्रैक्टिकल, व्यावहारिक नहीं है, इसे मानते हुए नहीं माना गया और यह कहा गया कि इससे देश में अलगाववाद, आइसोलेशन या यूं कह लो कि सेपरेशन, सेपरेटिज्म को बढ़ावा मिलेगा, अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा, आइसोलेशनिज्म को बढ़ावा मिलेगा, वो बढ़ जाएगा, विल इंक्रीज। ये अच्छा नहीं है क्योंकि भाषा के आधार पे आपस में अलगाववाद हो जाएगा। जो भारत एक होने की एक भावना है वो नहीं रहेगी, इसलिए इसको अव्यावहारिक, अनप्रैक्टिकल कह दिया गया। लेकिन यहां बात थमी नहीं, आगे क्या हुआ वो देखते हैं। तो अब हम आते हैं आजादी के बाद क्या हुआ। स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद डिमांड ऑफ लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। जैसे ही भारत स्वतंत्र होता है 1948 में ही भाषा के आधार पे नए राज्यों के मांग या नए राज्यों के निर्माण की मांग जोर पकड़ने लगती है, फोर्स होने लगती है, हर जगह से आवाज उठने लगती है। खासकर कि दक्षिण भारत, साउथ इंडिया से डिमांड उठने लगती है कि जल्दी से जल्दी भाषा के आधार पे राज्यों का या स्टेट का निर्माण या उनका ऑर्गेनाइजेशन किया जाए। अब सबसे पहले सबसे ज्यादा मांग कहां पकड़ती है? मद्रास प्रांत, जो दक्षिण भारत का मद्रास प्रांत था, मद्रास प्रोविंस था, उससे अलग होके वहां पर
मद्रासी जो लैंग्वेज थी, जो वो बोलते थे तमिल लैंग्वेज, मद्रास प्रांत में जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे, उनसे अलग होने की मांग, सेपरेट होने की मांग करने लगे। कौन? तेलुगु भाषी लोग। जो लोग तेलुगु बोलते थे वो तमिल भाषा बोलने वालों से अलग होना चाहते थे। और इस तरह भाषा के आधार पर उन्होंने एक अलग और नए, सेपरेट और न्यू स्टेट की या राज्य की मांग या डिमांड की। और धीरे धीरे ये मांग जोर भी पकड़ने लगी, बहुत ज्यादा इसने जोर पकड़ लिया, फोर्स पकड़ने लगी, यहां तक कि इसने एक आंदोलन, एक मूवमेंट का रूप या फेस ले लिया। परंतु सरकार इस बात पे अटल थी कि नहीं, हम इसे नहीं मानेंगे। सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, उन्होंने बिल्कुल टोटल डिनाई कर दिया, मानने से मना कर दिया। अब हम बढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। तो जब भाषा के आधार पे अलग राज्य की मांग जोर पकड़ रही थी और उसने आंदोलन का रूप या फॉर्म ले लिया, तब अलग राज्य आंदोलन या ड्यूरिंग सेपरेट स्टेट मूवमेंट, अलग राज्य आंदोलन के दौरान एक हादसा होता है, एक मिसहैपनिंग होती है। वरिष्ठ नेता, एक सीनियर लीडर, और यह भी बता दूं ये लीडर कांग्रेस के थे, पोट्टी श्रीरामुलुलु की भूख हड़ताल या यूं कह लो आमरण अनशन, डेथ स्ट्राइक और हंगर स्ट्राइक के दौरान मृत्यु हो जाती है। इस मूवमेंट में जब मूवमेंट चल रहा था तो श्री पोट्टी रामुलुलु जी बैठे हुए थे भूख हड़ताल पर, आमरण अनशन पर, डेथ स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक पर, और 55 दिनों, लगभग 55 दिन, 55 डेज की लंबी हड़ताल या स्ट्राइक के बाद उनकी हो जाती है मृत्यु, डेथ हो जाती है। और जैसे ही डेथ हो जाती है जनता भड़क उठती है, पब्लिक गेट एनरेज्ड, ठीक है, और आंदोलन हिंसक रूप ले लेता है। मूवमेंट गॉट वायलेंट फॉर्म। अब तक आंदोलन चल रहा था अहिंसक, नॉन वायलेंट, शांतिपूर्वक, पीसफुली, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु होती है आंदोलन ले लेता है हिंसक रूप, वायलेंट फॉर्म ले लेता है। और जब ये वायलेंट फॉर्म ले लेता है, गवर्नमेंट को लगता है अब ये कंट्रोल या नियंत्रण में नहीं आएगा, तो अंत में एट लास्ट गवर्नमेंट, सरकार 1952 में, 1952 में भाषा के आधार पे, ऑन लैंग्वेज बेस पर अलग राज्य या यूं कह लो सेपरेट स्टेट्स की मांग को, डिमांड को स्वीकार, या डिफरेंट स्टेट्स की मांग को या डिमांड को स्वीकार, एक्सेप्ट कर लेती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज या यूं कह लो बदलाव आता है अचानक। लेकिन अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, अब आगे इस प्रकार या यूं कह लो और इस प्रकार, लाइक दिस, भाषा के आधार पे ऑन लैंग्वेज बेस या ऑन लैंग्वेज बेसिस 1952 में, 1952 में आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा, तेलुगु लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के लिए, कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग और पहला सेपरेट एंड फर्स्ट राज्य या स्टेट बना। याद रखना, मैं अलग से इसको इसीलिए लिख रहा हूं, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कौन सी भाषा के आधार पे बना? तेलुगु भाषा के आधार पे पहला और अलग राज्य बना। कौन सा राज्य बना? आंध्र प्रदेश बना। कब बना? 1952 में बना। यह बात आप बहुत अच्छी तरह याद रखेंगे, इसीलिए मैं इसको बोर्ड पे आराम से आपको समझा रहा हूं। 1952 में बना, 1952 में बना। आंध्र प्रदेश बना, आंध्र प्रदेश बना। कौन सी भाषा बोलने वाला बना? तेलुगु भाषा बोलने वाला। और किस राज्य से अलग हुआ? मद्रास राज्य से अलग हुआ। मद्रास राज्य से क्यों अलग हुआ? वह तमिल भाषा बोलने वालों से अलग हुआ। अब यह क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि कौन सी भाषा से अलग हुआ और कौन सी भाषा के लिए बना। तो तमिल भाषा बोलने वालों से अलग हुआ और कौन सी भाषा बोलने वालों के लिए बना? तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए बना। तो यह क्वेश्चन भी आ जाता है, इसीलिए आप इसको बहुत अच्छी तरह याद रखेंगे। 1952 आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए पहला और अलग राज्य भाषा के आधार पे या ऑन लैंग्वेज बेस बना।
किससे अलग हुआ? मद्रास से अलग हुआ। कौन सी भाषा बोली जाती थी मद्रास में? तमिल वालों से अलग हुआ। तो ये बात आप अच्छी तरह याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव पर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, SRC, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। जब भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण को मंजूरी एक्सेप्ट कर लिया गया, तब गवर्नमेंट ने एक कमीशन, एक आयोग बनाया। उसका नाम रखा गया राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, और इसको शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं SRC। आपके बुक में, आपके सिलेबस में एक कार्टून भी है इससे रिलेटेड। एक बोतल से जिन निकल रहा है, उस बोतल पे लिखा है SRC। तो वो कार्टून हमेशा याद रखना। फोटो आपके सामने आ रही होगी। इसमें SRC का मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग, इससे संबंधित क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। खैर, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। इस SRC की स्थापना 1953 में हुई। इसके अध्यक्ष, चेयरपर्सन, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व न्यायाधीश, भूतपूर्व मतलब अभी काम नहीं कर रहे थे, पहले कर चुके थे, एक्स जस्टिस, भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली थे। ये नाम बहुत अच्छी तरह याद रखना। सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस फजल अली वाज अ चेयरपर्सन ऑफ SRC, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। अब इस आयोग का क्या कार्य था और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, उसके बारे में जानते। अब आते हैं हम इस टॉपिक में आगे। इस आयोग का कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार पूछा जाता है। SRC का मुख्य कार्य, मेन वर्क या टास्क क्या था? इस आयोग का कार्य, मुख्य कार्य क्या था? भाषा के आधार पर, ऑन लैंग्वेज बेसिस, राज्यों के निर्माण की, क्रिएशन ऑफ स्टेट्स की सिफारिश करना, रिकमेंडेशन करना। मतलब इस पूरे कमीशन को यह देखना था कि भारत में कौन कौन सी भाषा कहां कहां बोली जाती है और कहां कहां पर भाषा या लैंग्वेज के आधार पे नए राज्यों, न्यू स्टेट्स के निर्माण या क्रिएशन की जरूरत है। इसकी सिफारिश या रिकमेंडेशन करने के लिए यह कमीशन बनाया गया था। और इस कमीशन ने कब रिपोर्ट दी और उसे कब लागू किया गया, वो देखते हैं। तो इस आयोग ने, मतलब SRC, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में, 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की या सबमिट की या सबमिटेड की। मतलब SRC ने जो रिपोर्ट बनाई थी, उस रिपोर्ट को उसने सरकार को सबमिट या प्रस्तुत किया 1955 में। अब उस रिपोर्ट में क्या था वो देखो, और उसे कब लागू किया गया। 1956 में, 1956 में इस आयोग, इस कमीशन की सिफारिशों या रिकमेंडेशंस को लागू या इंप्लीमेंट कर दिया गया। और लागू करने के बाद कितने राज्य बने और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने, वो देखते हैं। और इस रिपोर्ट के आधार पर, यहां इसके आधार पे मतलब इस रिपोर्ट के आधार पे जो इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, भारत में 14 राज्य, 14 स्टेट्स, 6 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी का निर्माण या क्रिएशन हुआ। लेकिन यह बात यहां नहीं रुकी। नए राज्यों की मांग उठती रही और लगातार नए राज्य बनते रहे। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सा राज्य कब बना, खासकर कि मैच द फॉलोइंग में साल लिखे होते हैं, स्टेट लिखे होते हैं। इसीलिए अब जो मैं आगे बता रहा हूं उसको भी बहुत ध्यान से देखना, समझना और सुनना। अब बढ़ते हम आगे। तो अब हम देख लेते हैं कि भारत में जो SRC या यूं कह लो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, उसके बाद कौन कौन से नए राज्यों का निर्माण या क्रिएशन हुई। 1960 में, 1960 में मुंबई को काटकर या यूं कह लो डिवाइड करके बांट कर 2 राज्य बने। गुजराती भाषा बोलने वालों के लिए गुजरात राज्य बना, जबकि मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र राष्ट्र बनाया गया। तो ये 1960 में 2 राज्य बन गए। नागालैंड 1963 में अलग राज्य का दर्जा मिलता है, स्टेटस मिलता है। और ये नागालैंड बनाया था असम से अलग करके या काट कर या डिवाइड करके। 1966 में यूं कह लो कि पंजाब बहुत बड़ा राज्य था, पंजाब बहुल क्षेत्र, पंजाब डोमिनेटेड एरियाज को काट कर डिवाइड कर
दो नए राज्य बने, मतलब पंजाब तो था ही, पंजाब के अलावा और राज्य बन गए, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नाम दो राज्य स्टेट बनाए गए 1972 में। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई बार आया है कि 1972 में दो राज्य कौन से बनाए गए, तो आपको इन तीन में से दो बनाने। असम से काटकर ये डिवाइड करके मेघालय राज्य का गठन किया गया और 1972 में ही मणिपुर और त्रिपुरा, इन दोनों को भी राज्य का दर्जा या मान्यता दी गई। तो ये तीन हो गए, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, जो 1972 में राज्य बने। 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को भी पूर्ण राज्य का दर्जा स्वीकार किया गया और 1987 में ही गोवा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। याद रखना 1987 से पहले गोवा एक यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश था। तो 87 में अगर कोई दो या तीन पूछे राज्य तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा। 2000 में क्षेत्रीय असंतुलन, रीजनल इनबैलेंस के आधार या बेस पर तीन नए राज्य या यूं कह लो स्टेट का निर्माण किया गया। मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना तुम। मतलब ये ऐसा है कि आपसे पूछेंगे कौन से राज्य से काटकर कौन सा बनाया गया, पूछ लेंगे छत्तीसगढ़ किस राज्य से बना और झारखंड किस राज्य से कटकर बना, या बिहार और मध्य प्रदेश से काटकर कौन से राज्य बनाए गए, कब बनाए गए। तो 2000 में बनाए गए। किस आधार पर बनाए गए? क्षेत्रीय असंतुलन, रीजनल इनबैलेंस। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया, बिहार से काटकर झारखंड राज्य बनाया गया और उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ जाता है। 2014 में 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलुगु भाषा या तेलुगु भाषी, तेलुगु लैंग्वेज के लोगों के लिए अलग राज्य तेलंगाना बनाया गया। 2019 में, ये एकदम करंट आपको पता है, पिछले साल हुआ था, जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसे काट कर अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, उससे दो अलग केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी बनाई गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो अब जम्मू कश्मीर को आप राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश कहेंगे। उसमें दो केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बेसिकली पहले आपको पता नहीं होगा कि 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख होने के बाद 9 होते हैं, लेकिन जो दादर नगर हवेली और दमन और दीव वाले को मिलाकर एक ही यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो इसलिए 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में, अब ये मैं आपको बहुत नॉलेज के लिए बता रहा हूं, 3 केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली है। दिल्ली की अपनी विधानसभा है, आप दिल्ली में आपको पता है, एक पौंडीचेरी की है और एक जम्मू कश्मीर में। बाकी किसी भी यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। वहां पर एलजी, उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर सीधे शासन संभालता है केंद्र के जरिए, सेंटर के जरिए। लेकिन अभी भी और नए राज्यों की मांग या डिमांड ऑफ न्यू स्टेट्स उठ रही है, हो रही है। महाराष्ट्र से अलग करके विदर्भ राज्य की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र को और काटने की मांग चल रही है कि एक नया राज्य बनाया जाए, विदर्भ। यूपी की नेता मायावती, हम सब परिचित हैं इनके नाम से, इनकी मांग, डिमांड की इन्होंने यूपी को अलग अलग 3 राज्यों में बांट दिया जाए। पश्चिम बंगाल, ये डिमांड बहुत ज़्यादा तेज है और इसका मेरे ख्याल से जल्दी ही बना भी देंगे इसको इस साल। मतलब ये जो चल रहा है ना 2024 केंद्र सरकार का, तो केंद्र सरकार का रुख इसकी तरफ लग रहा है कि वो पश्चिम बंगाल को काटकर अलग राज्य गोरखालैंड की मांग हो रही है, उसको मान लेंगे और उसको बना देंगे। और ये गोरखालैंड का जो इलाका है ये दार्जिलिंग की तरफ वाला है, जो वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है। तो इसकी भी डिमांड चल रही है कि पश्चिम बंगाल से काटकर अलग एक राज्य गोरखालैंड बनाया जाए। तो ये नए राज्यों की मांग और चल रही है। तो जल्दी मिलेंगे अब हम अगली वीडियो में। मैं हूँ विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।